आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित कुमार। कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। एक तरफ कौन कब चला जाएगा यह कोई नहीं जानता है, लेकिन बिहार के अस्पतालों की स्थिति भी कोई बेहतर नहीं है। आपको आगे बताएंगे, उसके पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है, तो वहीं बिहार के अस्पतालों की लचर व्यवस्था भी सामने आ रही है। मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, तो कौन कब चला जाएगा यह कोई नहीं जानता है। लगातार मरीजों की संख्या में भी वृद्धि हो रही है, तो वही बिहार के अस्पतालों की लचर व्यवस्था भी सामने आ रही है। आखिर कौन कब इसकी सुध लेगा, कैसे बिहार में जो व्यवस्थाएं हैं अस्पतालों की वो कैसे दुरुस्त होंगी, कैसे उसमें अच्छे तरीके से उसे किया जाएगा, ताकि उन कोरोना मरीजों को इसका लाभ मिल सके। जिस तरह वेंटिलेटर की समस्या है, ऑक्सीजन की समस्या है, बिहार के अस्पतालों में व्यवस्थाएं जो है दुरुस्त नहीं है। आइए आपको आगे बात करेंगे, उससे पहले दिखाते हैं एक रिपोर्ट। पूरे देश में कोरोना का विस्फोट लगातार जारी है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार नए रिकॉर्ड बना रही है। अगर सिर्फ पिछले 24 घंटे अर्थात कल 26 अप्रैल की बात करें, तो इस दौरान देश में नए कोरोना संक्रमितों की संख्या 3,19,315 रही। हम आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में कोरोना टेस्टिंग के मामलों में भी कमी दर्ज की गई है, जबकि इन 24 घंटों में रिकॉर्ड 2762 लोगों की मौत हो गई। अब तक पूरे देश में 1,76,25,735 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि इस दौरान 1,45,45,342 संक्रमित ठीक भी हो चुके हैं। कोरोना से अब तक 1,97,880 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वर्तमान में सक्रिय कोरोना संक्रमितों की संख्या 28,75,041 है। अगर सिर्फ बिहार की बात करें, तो पिछले 24 घंटे में यहां नए कोरोना संक्रमितों की संख्या 11,801 रही, जबकि इस दौरान बिहार में 67 लोगों की मौत हो गई। अब तक बिहार में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 4,15,397 हो गई है, जबकि इस दौरान मरने वालों की कुल संख्या 2,222 तक पहुंच गई है। अब तक कुल 3,23,514 लोग इससे ठीक भी हो गए हैं। वर्तमान में बिहार में संक्रमितों की संख्या 89,660 हो गई है। अगर हम सिर्फ कटिहार की बात करें, तो पिछले 24 घंटे के दौरान 102 कोरोना संक्रमित लोग मिले हैं। इस तरह कटिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या 9,339 तक पहुंच गई है। वहीं अब तक 7,943 लोग ठीक भी हो चुके हैं, जबकि पिछले 24 घंटे के दौरान कटिहार में एक कोरोना पॉजिटिव की मौत हो चुकी है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में कटिहार में सक्रिय कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,376 तक पहुंच। हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, लगातार संख्या बढ़ रही है। इससे समझने वाली बात यह होगी कि किस तरह सरकार की व्यवस्थाएं हैं, किस तरह व्यवस्थाएं सरकार ने की हैं, जो बिहार वासियों को इसका भरपूर लाभ मिल सके। तो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं जाप सुप्रीमो पप्पू यादव, जो हमारे साथ आज बात करेंगे। उनसे सवाल भी वो करेंगे और जवाब भी हम उनसे लेंगे कि सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं उनसे वो कितने खुश हैं। सबसे पहले सर, केबीसी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बिहार के हर लोगों के परिवार को शुभकामनाएं कि वो सुरक्षित रहे, अच्छे रहे
और खुद ही अपनी सुरक्षा का ख्याल रखें। हम हर घर के साथ हैं और मैं उनकी खुशियों की कामना करता हूँ। सर, लगातार देखा जा रहा है कि आप पीएमसीएच के दौरे कर रहे हैं, वहां पर मरीजों का हाल चाल जान रहे हैं। क्या लगता है कि व्यवस्थाएं बेहतर आपको लग रही है? सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं, देखिए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का वर्डिक्ट जानिए। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ऑक्सीजन नहीं दिल्ली को मिलेगा तो फांसी पे चढ़ा दे। मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कोरोना गाइडलाइंस के खिलाफ जो चुनाव आयोग के बारे में कहा वो आप समझिए। और एक बुर्जुआ लोकतंत्र की कहानी भी जानिए। आप तो समझने का प्रयास कीजिए कि 3 महीना पहले एक महामारी लाया गया था, इस दुनिया में आया और हम सब उसको झेले। इकोनॉमिकल हम कोलैप्स कर गए। 25-30 लाख मजदूरों की जिंदगी हराम हो गई। बट्टेदार, तैयारी मजदूर, बंधुआ मजदूर, किसान, गरीब लोग, मिडिल क्लास के लोग, छोटे व्यापारी, लगभग उसकी इकोनॉमी खत्म हो गई। आप यदि इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि 20,000 करोड़ रुपया अगले बार पैकेज प्रधानमंत्री के द्वारा दी गई, पीएम केयर फंड में 11,000 करोड़ रुपया लिए गए, विभिन्न हिस्सों के द्वारा पैसे लिए गए। कोरोना वायरस को भी बहुत कमजोर तरीके से, बड़े हल्के राजनीतिक रूप में थाली हम वैज्ञानिक तरीके से किसी चीजों का हम स्मरण नहीं करते हैं। हम प्रैक्टिकल नहीं हो पाते हैं, कर्म के आधार पर नहीं चलते हैं। भारत की ये बड़ी विडंबना है कि हम हमेशा भाग, भगवान, किस्मत और ऐसी परंपराओं को, रूढ़िवादी परंपराओं को बढ़ावा देते हैं। हम पॉलिटिकल सिस्टम, अभी एक बात लगातार चल रही है कि सिस्टम को चलाता कौन है? नेता, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, पीएम, पदाधिकारी। तो एक प्रजा जब अपने राजा को चुनता है तो राजाओं की जिम्मेदारी बनती है कि अपने प्रजा को जीने का पूरा अवसर, आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक, शारीरिक, हम कितने खुश रहे हैं। इस कंट्री की विडंबना है कि अस्पतालों पर कभी भी बजट हमारी बढ़ी नहीं। एजुकेशन पर, स्वास्थ्य और एजुकेशन पर हमने गहरी चिंता नहीं की। हमने चिंता मंदिरों पर की, मस्जिदों पर की, गुरुद्वारे पर की, हिंदू मुसलमान बैकवर्ड फॉरवर्ड पर की, जात पात पर किया, छोटी छोटी चीजों में किया। हमने एक बेहतर इंसान बनाने का काम या बड़ी रिवॉल्यूशन, बड़ी क्रांति का काम नहीं किया। हमने आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक रूप से कैसे मजबूत हो यह देश, इस पर हमने कभी गहरी चिंता नहीं दिखाई। बिहार की चिमकी बुखार को याद करिए, क्या हालात थे उस परिस्थिति में। सरकार ने क्या जवाब दी थी सुप्रीम कोर्ट को कि मेरे पास एक्सरे मशीन नहीं है, अल्ट्रासाउंड नहीं है, सीटी स्कैन नहीं है, एमआरआई नहीं है, हमारे पास लैब नहीं है, टैस्ट नहीं है, हमारे पास कर्मचारी नहीं है, टेक्नीशियन नहीं है, लैब नहीं है। आजाद हिंदुस्तान के बाद भारत में एजुकेशन माफियाओं का, हेल्थ माफियाओं का लगभग दुनिया में सबसे बड़ा जाल है। 70 लाख हजार करोड़ रुपया है। और ये जो नेक्सस है, यह सरकार, पदाधिकारी, लगभग संस्थाओं की मिली भगत से इस 70 लाख हजार करोड़ का नेक्सस। नतीजा हुआ कि हमने सरकारी महकमे में, सरकारी अस्पतालों को और सरकार का जो विभाग है, स्वास्थ्य विभाग, कंप्लीट रूप से डिसऑर्डर कर दिया। हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। सर, एक बड़ा सवाल उठता है, एक बड़ा सवाल आपसे सर जानना चाहेंगे कि सरकार अपने नेताओं को नहीं बचा पा रही है, आम आवाम को कैसे बचा पाएगी सर? देखिए, एक बात समझिए, बहुत हल्की बात आप कर रहे हैं। नेता अलाउद्दीन का चिराग है क्या? और कई % नेता मर गए जनाब। 0.2%, 1% भी नेता
कोरोना से प्रभावित नहीं हुआ। क्या बात आप करते रहते हैं नेताओं के बारे में। जो सारी बीमारियों का जड़ है नेता, समाज की सारी कुरीतियों का, आज जो गरीबी है, भूख है, बीमारी है, बाढ़ है, चिमकी बुखार है, आज जो हालात कोरोना की, पहले इस पर समझिए। आप नेताओं को भगवान मत बनाइए, भगवान होते हैं भगवान की बात नहीं है सर। सरकार में जो बैठे मंत्री हैं वो भी नहीं बच पा रहे हैं, उनका इलाज नहीं हो पा रहा है, आम आवाम का इलाज कैसे होगा? मैं तो बात कर रहा हूँ जी, सैकड़ा में एक आदमी भी नेता इन पर नहीं है। आप बड़े बड़े लोगों की बात देखिए ना जी। अब मनमोहन सिंह जी किसी से मिले नहीं, संक्रमित कैसे हो गए? देखिए, पहले आप कोरोना को समझिए। डॉक्टर ने क्या कहा है, WHO का गाइडलाइन क्या है। कभी कभी कोई वायरस, जब हम नेचर के खिलाफ कोई शक्ति काम करती है तो फिर नेचर लंबे दूरी तक उसको नहीं पकड़ता है। मैं उसमें जॉर्जिया और चाइना और अमेरिका की आंतरिक युद्ध में हम यूरोप और चाइना रूस के आंतरिक युद्ध को हम अभी यहाँ नहीं लाएंगे। अभी हम ये लाएंगे कि कोरोना में पहले लापरवाही भारत में कैसे बरती गई, ट्रंप आया, उसके बाद हमने कितने दिनों तक छोड़ दी। फिर 13 महीना पहले जब हमको बेड की चर्चा करनी चाहिए थी, हम वेंटिलेटर की चर्चा करनी चाहिए थी, हमें ऑक्सीजन बढ़ाने की चर्चा करनी चाहिए थी, हमें एक बेहतर लैब बनाने की, ICU बनाने की चर्चा करनी चाहिए, बेड के साथ ऑक्सीजन लगाने की चर्चा करनी चाहिए थी, हमें बजट को बढ़ाने की चर्चा करनी चाहिए थी। अभी गृह मंत्री अमित शाह तो कह रहे हैं कि 551 ऑक्सीजन प्लांट नए लगाए जाएंगे। पहले तो सुनिए जनाब जी, आज मंत्री जी क्या बोल रहे हैं। जिन लोगों के कारण कलकत्ता में, बंगाल में, अन्य जगहों पर 2 में दूसरे की जांच के बाद तीसरा कोरोना वायरस से प्रभावित हो चुका है, क्या होगा मई में, ये गृह मंत्री को अंदाजा नहीं है। और जो गृह मंत्री और सरकार 7 सालों के अंदर 38 फैक्ट्री बंद कर दी, एक भी चाइना से निकली हुई फैक्ट्री वियतनाम गया, दुनिया में गया, भारत नहीं आई। और इस यहाँ पर हिंदू मुसलमान की फैक्ट्री पैदा हुई, मंदिर मस्जिद की फैक्ट्री, गुरुद्वारे की फैक्ट्री पैदा हो गई, यहाँ पर बेरोजगारों की फैक्ट्री पैदा हो गई, 18 करोड़ बेरोजगार हो गए, इकोनॉमी कोलैप्स कर गया। अभी रिपोर्ट आई है MIA का कि 99% हमारा GDP माइनस में जाएगा, हम भारत कंगाल होने की ओर हम जा रहे हैं। आप उस पर चर्चा अभी नहीं करिए, अभी बात करिए कि इन्हें चिंता, इन्हें गहरी चिंता कब हुई, इन्होंने क्या किया। 13 महीने पहले जब एक वायरस चुनाव के कारण रुका, बिहार में हम चुनाव लड़े, तब नेताओं के मुंह में मास्क नहीं थे, सैनिटाइजर नहीं थे, भीड़ लग रही थी, हेलीकॉप्टर उड़ रहे थे, 27 लाख मजदूर भूखे प्यासे आए, वो 38 लाख लौट के चले गए। हमने उन्हें रहने जीने का कोई माध्यम नहीं दिया और है भी नहीं। हमारे पास बाढ़, सुखाड़, हमारे पास गरीबी, भुखमरी, बीमारी, दम्मा, जम्मा, हमारे पास TB, कैंसर। ये जब मौसम चेंज होता है तो खांसी, सर्दी, फीवर बढ़ती है। हर समय फीवर और खांसी, सर्दी। पहले भी हमारी गरीबी ज्यादा है, AC हमारे पास नहीं था और न है। लगभग 90% लोग मिडिल क्लास के और दुकानदार, ठेला, रेहड़ी, ठेका, टमटम चलाने वाले मजदूर और किसान जो है उसके पास कोई AC नहीं होता है। वो या तो शरद या गर्म या बारिश या धूप या ठंडा, और मौसम चेंज होता है तो हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो चेंज होता है। तो पहले भी हमको आता था, मजदूर तो कभी जाता नहीं है जांच कराने। अब जब हम जांच कराने जाते हैं तो हम कोरोना निकल जाते हैं। अब आप इसको समझने का प्रयास कीजिए कि 1 करोड़ 73 लाख लगभग लोग हर महीना विभिन्न बीमारियों से भारत में मरते हैं। आज हालात यह है कि सारी बीमारियां भाग गई और लगभग कोरोना हो गए। कोरोना देश में कोरोना का पोस्टमार्टम होता है कि मरे हम कोरोना से कि नहीं, लेकिन यहां पर कोरोना से मरने के बाद कोई पोस्टमार्टम नहीं होगा। जैसे कोरोना के नाम पर सारे पैसे और कोई RTI भी नहीं हो सकता और कोई बताएगा भी नहीं कि इस आपदा का पैसा कितना हम घर ले गए, कितना ऑफिस बनाए, कितना हम चुनाव पे खर्च किए। उसी तरह कोरोना आज
आप चले जाइए तो केमोथेरेपी आपको नहीं होगा। क्या कारण है कि जब डेली इतना सर्जन होता था पहले, देखिए इसको समझिए। जी सर बताएं। पप्पू यादव शबरी मेडिकल माफिया के खिलाफ बात करता रहा। ये ड्रग्स माफिया क्या है, ड्रग्स को संचालित कौन करता है? दुनिया या तो ड्रग्स माफियाओं और नेताओं के नेक्सस से इकोनॉमी हमारी चलती है, या तो आर्म्स के होर में किंग जॉन मैं बड़ा, भारत मैं बड़ा, पाकिस्तान मेरे पास अनुभव, चीन और रूस मैं बड़ा, इस्लामिक कंट्री मैं बड़ा, क्रिश्चनाइज कंट्री मैं बड़ा, क्रिश्चियन की आइडियोलॉजी बड़ी या इस्लाम की आइडियोलॉजी बड़ी, हिंदुज्म की आइडियोलॉजी बड़ी या बौद्धिज्म की आइडियोलॉजी बड़ी। ये जो बड़ा युद्ध है, इसके कारण पूरी इकोनॉमी की पैरेलल, जिसमें ड्रग्स माफिया तय करता है कि कौन सी बीमारी आएगी, और ये पैसे पहले से बाजारों में नेताओं को, ट्रंप को, या कौन सी वायरस से हम किसको कमजोर करेंगे, और फिर कौन सी दवाई को निजात करके इस वायरस के नाम पर हम दुनिया का सबसे ज्यादा पैसे को लूटेंगे। आप इसको इस तरह समझिए, मैं प्रैक्टिकल आपको जी बताइए कह रहा हूं कि जब ये वायरस नहीं था तो लगभग सारे अस्पतालों में लाखों लाख सर्जरी होती थी। उसमें जिसमें ज्यादा पैसा थे सर्जरी में, घुटने सर्जरी में, हार्ट की सर्जरी में, कोहनी की सर्जरी में, कैंसर की सर्जरी में, और ये दुनिया में ये आया था कि भारत में 60-70% जबरदस्ती सर्जरी कर दी जाती है, हार्ट का, किडनी का, घुटने का, क्योंकि उसमें पैसा ज्यादा है, ट्रांसप्लांट में पैसा ज्यादा है। 10 दवाई लिखने की आदत भारत को ही हो गई, जांच 10 लिखने की आदत भारत को हो गई ताकि उसमें लूट सके। उसका जो प्राइवेट टैक्स है, दवाई वाले हैं, हम जितना लिखेंगे उतना एमआर, उतना दवाई की माफिया का पैसा, बड़े बड़े महल, बड़े बड़े घर, डॉक्टर को विदेशों में घुमाने का, ऐशो आराम करने की पूरी खुली छूट दे दी गई। और इस दवाई से लोगों पर असर पड़ता है, चाहे वो 50 पे मर जाए, किडनी खत्म हो जाए, चाहे वो बच्चे बीमार पड़ जाए, इस पर कोई मतलब नहीं है, इस पर कोई शोध नहीं होगा, कोई चर्चा नहीं होगी, कोई दवाई, हेमोपैथी खत्म, एलोपैथी खत्म, और कंप्लीट रूप से हम उस दवाई पर आ गए जो हमारे जीवन को खत्म करता है। तो कोरोना जब आया वायरस तो इन्होंने ओपीडी बंद कर दी। अब देखिए, क्योंकि कोरोना बीमारी में कितना डर है लोगों को, उस अनुपात में पैकेज बन गया। 35,000 एक घंटे का 1 लाख, बड़ी बड़ी नर्सिंग होम, जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जिसको मान्यता नहीं दी है, जिसके पास कागजात नहीं, कुकुर मुत्ते की तरफ हर शहर में ये माफिया लोग जो एम्बुलेंस खड़ा कर लिया, एम्बुलेंस का माफिया 1 किलोमीटर 12,000 रुपया लेते हैं मेरे सामने में, सिवा हॉस्पिटल से पीएमसीएच आने में, फिर पीएमसीएच से दूसरे हॉस्पिटल ले जाने में 12,000, तीसरे ले जाने में 36,000। यदि 3 जगह भर्ती नहीं हुआ, 3 जगह ले गए तो 36,000 आपको देना पड़ेगा। ये जो बेईमान लोग, जिसके पास कोई डॉक्टर नहीं होता है, अपना डॉक्टर नहीं होता है, डॉक्टर को पैसे पर हायर कर लेते हैं, वो बड़ा बना करके। सर एक सवाल उठता है कि जिस तरह राजधानी की हालत इतनी खराब है, तो आप समझ लीजिए कि पटना की हालत इतनी खराब है, जहाँ मुख्यमंत्री बैठते हैं, कई नेताओं बैठते हैं, लेकिन बिहार के अन्य जिलों में क्या हालत होगी? सर आप तो इसका अनुभव कर चुके होंगे, आप तो दौरा भी करते हैं अस्पतालों का। पहले इसको समझिए जी, जब देश की दिल्ली की राजधानी, जहाँ प्रधानमंत्री और मॉडल जी दिल्ली की बात करने वाला अरविंद केजरीवाल, जहाँ पर रेमडेसिविर दवाई 20,000 25,000 में बिकती हो, ऑक्सीजन से 25 लोगों की मौत हो जाती है, बेड नहीं है, आईसीयू नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, वेंटिलेटर के चलते कुमार विश्वास ने ट्वीट किया था, एक आदमी कभी नहीं मर गया, कोई सूद लेने वाला नहीं था, और हमें जहाज दिखा दिया जाता है कि हम जब हम बंगाल के ट्रिब्यूनल से अंतरों से पुस्तक होती है तब हम लगता है अरे क्या हो गया। मैं इसी बात पे कह रहा हूँ कि किस तरीके से कोरोना वायरस को हवा क्रिएट किया गया, डर दिखाया गया, पैनिक दिखाई गई, और आज लोगों के मन में कितना शंका
लोग कितने डरे हैं अपने बच्चों को लेकर, चीजों को लेकर। जब हम जांच नहीं कराते हैं तब तक हमको कोरोना का पता, बुखार का पता नहीं चलता। जब जांच कराते हैं तो हमें डॉक्टर, ये देखिए साजिश आप समझिए, जब तक चुनाव हुआ तब तक जांच नहीं हुई तो किसी को पॉजिटिव था, और जब चुनाव के बाद हम सरकार ने जांच कराना शुरू किया तो सर आपसे एक सवाल है कि सर अगला कदम आपका क्या होगा सर बिहार के आवाम के लिए? सर पहले तो समझिए कि आप इस बात को समझने का प्रयास कीजिए कि अगले बार भी कितनी दुर्गति इस देश की हुई। हमारा भाई, हमारी बहन, हमारी माँ कितने दिल्ली से, बम्बई से पैदल चल के बिहार कैसे आई, कैसे अपने बच्चों की जिंदगी, कितने हमने अपने पति को, बेटा को, भाई को, बहन को, पत्नी को, माँ को, पिता को हमने खो दिया। हालात क्या थे उस वक्त? तो इतना पहले कॉमन लोगों में डर नहीं था। इकोनॉमी हमारी कोलैप्स कर गई, स्कूल और एजुकेशन चौपट हो गया, लेकिन बाद में जो स्कूल है मिडिल क्लास और आम आदमी को बोझ बन गई। हम गाड़ी में गए नहीं, गाड़ी का भी भाड़ा हमको देना पड़ा, EMI का, बिजली बिल, अपना ट्रांसपोर्ट लगभग कोलैप्स कर गई, क्योंकि ट्रांसपोर्ट 3 महीना 4 महीना बंद रही तो टैक्स तो सरकार लेती थी। सरकार ने कभी कॉमन आदमी को मदद करने की बात नहीं की। 20,000 करोड़ आ गए, आप क्वारंटाइन का पैसा कितना लूटा गया, टेस्ट के नाम पर कितना लूटा गया, और फिर देना अब हमें आम आदमी के लिए दूसरे वायरस तो तीसरे वायरस की तैयारी करनी चाहिए थी। अब हम जा करके जब हमारी मौत पर मौत, पूरा दुनिया के तरह जब शमशान सजा दिए, और किसी की माँ, किसी के बेटे, किसी की पति, किसी के पिता, किसी के भाई, हमने जितना जला की तैयारी कर, हमने अस्पताल को नहीं सजाया, में लाश की है, में कोई डॉक्टर जाते हैं, सारे डॉक्टर ये सोचते हैं कि सरकारी अस्पताल से भाग के बाईपास में, दरभंगा में, मुजफ्फरपुर का मेडिकल कॉलेज है, गया, भागलपुर, हम फिर कर देंगे। जो दवाई है जीवन रक्षक की डिस्पेंसर वो नहीं है। हमारा गाइडलाइन क्या था? एम्स ने गाइडलाइन दिया, एम्स ने बड़ा गाइडलाइन दिया कि कौन सी दवाई चलेगी, आप इसको फॉलो। लगता है हमारा संपर्क ठीक से उनसे नहीं हो पा रहा है, उनकी आवाज़ सही नहीं आ रही है, तो हम उनसे संपर्क फिर करने की कोशिश करेंगे। तो ये थे हमारे साथ जाप सुप्रीमो पप्पू यादव, जो बता रहे थे कि सरकार का रवैया जो है वो ढीला रवैया है। सरकार अगर सख्ती से कार्रवाई करे, कार्यशैली को ठीक करे तो सुधार किया जा सकता है, बेड की व्यवस्था की जा सकती है। तो लगातार हम अन्य लोगों से भी संपर्क करते हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। तो हमारे साथ इस वक्त थे जाप सुप्रीमो पप्पू यादव, जो बता रहे थे कि बिहार की जो स्थिति है कोई बेहतर नहीं है। तो हम लगातार आपसे बताने की आपकी कोशिश कर रहे हैं कि सरकार ने जो व्यवस्थाएं की हैं वो लचर व्यवस्थाएं हैं। लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है, मरीज लगातार अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं, और जिस तरह लोग अपनी बातों को ठीक से नहीं रख पा रहे हैं, अस्पतालों में ठीक से नहीं पहुंच पा रहे हैं, वहां इलाज ठीक से नहीं हो पा रहा है, एक सबसे बड़ा सवाल है। तो आपको हम लिए चलेंगे बिहार के कटिहार में, जहां से एक अच्छी खबर आई है कि रेल प्रशासन ने वहां पर जो व्यवस्थाएं की हैं, जो कोच तैयार किए हैं कोविड के लिए, जो मरीज पहुंचेंगे उनके इलाज के लिए जो व्यवस्थाएं की हैं, वो कोच के माध्यम से उन मरीजों की इलाज किया जाएगा, उनकी व्यवस्था की गई है। तो हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, हमारे जो संवाददाता यशस्वी कुमार ने जो एक रिपोर्ट भेजी है, वो रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं। इस खबर पर हम दोबारा आएंगे, आपको फिर लिए चलते हैं जाप सुप्रीमो पप्पू यादव, जो फिर हमारे साथ एक बार जुड़ चुके हैं। वो कुछ बता रहे थे, आइए उनसे जानते हैं।
आपको आवाज आ रही है सर हमारी? देखिए, एक बात समझने का प्रयास कीजिए। आप लोग जी। भी बहुत कुछ को थोड़ा जानिए, जी मेडिकल के सिस्टम को जानिए। जी कर्मचारी इनके पास 10% भी नहीं है, 90% नहीं। कोरोना के नाम पर इतनी चीजें बढ़ा दी गई, प्लांट ऑक्सीजन का लगभग नहीं है। लिक्विड इनको 4 ट्रक पटना में चाहिए, लिक्विड नहीं आता। जितना हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए उसका हमको 1 गुना भी नहीं है। आप, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है ये दवाई का नहीं है, ये कोरोना के चलते मौत नहीं हो रही है, इसको समझिए। मौत हो रही है कंप्लीट रूप से अव्यवस्था के कारण। और इस अव्यवस्था का नायक कौन है? किसने इस सिस्टम को कोलैप्स किया है? सिस्टम के हीरो होते हैं मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मंत्री, संतरी, नेता। जब चुनाव आता है तब ये लोग करोड़ों अरबों रुपया खर्च करते हैं, तब इनके लिए कोई मास्क, कोई सैनिटाइजर, कोई कोरोना नहीं होता है, तब ये जात पात करते हैं। लेकिन जब कभी क्राइसिस जनता के लिए होती है, संकट की बात आती है, जब कभी बाढ़, कभी सुखाड़, कभी हम किसी मुसीबत में पड़ते हैं, तब इन नेताओं के लिए जनता भगवान नहीं होता है, तब हम जानवर की तरह ट्रीट करते हैं। मेरी आवाज आ रही है? हमको सुना जा रहा है? तब ये जानवर के तरह ट्रीट करते हैं। हम जनता को ये महसूस नहीं करता है कि एक इंसान है, वो मेरा परिवार है, हम उनके लिए जीना मेरा दायित्व है, बगैर मैं उनके जी नहीं सकता हूं। आप हर चीजों को राजनीति के आईने से, जाति धर्म के आईने से नहीं देख सकते। आपको इंसानियत और मानवता के लिए जीना होगा। और ये नेताओं की डिक्शनरी में ये कोई फितरत नहीं है। इस बात को समझने का प्रयास कीजिए कि नेता क्या चाहते हैं। और नेता चाह ले, जब पप्पू यादव 3000 लोगों को इंजेक्शन लड़ करके दिला सकता है, हम हर कोरोना वार्ड में जाकर हम आप तक बात पहुंचा सकते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद करके हम लोगों की जिंदगी बचाने का प्रयास कर सकते हैं। रात भर हम लोगों को नहीं मरने दें, लोग सड़कों पर नहीं भटके जी, और लोगों का एक्सप्लॉयटेशन प्राइवेट नर्सिंग होम ना कर सके। जहां ऑक्सीजन नहीं होता है जी सर, वहां बगैर ऑक्सीजन के सिलेंडर खड़ा करके मुंह में लगा के मार दिया जाता। लगभग बिहार में जितने लोग मरे हैं, जब मैं शमशान गया तो वहां पर संख्या थी, एक शमशान पर 70, 60, 65, 55, 90, 80 और सरकार के आंकड़े में थे 22, 21, 18, 22, 23 जी, और शमशान में डेली मौत की संख्या इतनी थी, 100 से ऊपर लोग मरे। इसमें 90% ऑक्सीजन नहीं होने के चलते मर गए। इस बात को किसी अखबार, टीवी ने सही तरीके से नहीं दिखाया। ऑक्सीजन नहीं है, उसके चलते रात के 2 बजे डॉक्टर ने, अस्पताल वालों ने निकाल दिया। अब आप सोचिए, जो एकदम क्रिटिकल पोजीशन होगी वो कितने घंटे जिंदा रहे होंगे। जी सर, तस्वीरें भी कई आ रही हैं, तस्वीरें भी ऐसी कई आ रही हैं कि कैसे मरीज अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं। नहीं, ये सब चीजें नहीं है। अस्पतालों से कैसे निकाले गए पहले समझिए जी। ऑक्सीजन का कैसे ब्लैक मार्केटिंग हुआ। ऑक्सीजन फैक्ट्री को दिया जाता था, बेचा जाता था, गैस प्लांट को दिया जाता था। अब जब ऑक्सीजन की तब कम खपत अस्पताल में थी जब, लेकिन बीमारी कोरोना के नाम पर ट्रिपल चौगा हो गया, तो जितना ऑक्सीजन की जरूरत थी उतना ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। और जो सरकारी अस्पताल थे, बड़े बड़े लोगों का अस्पताल है, राजेश्वरी, तुफलना, वो अस्पताल में जिसको जरूरत नहीं है ज्यादा से ज्यादा 180, 150, 160 रसूखदार लोग जी सर, जो यहाँ पर बड़ा बड़ा मोटा ये रखता है, वो काला काला कपड़ा पहना करके जी, बाउंसर। अब बाउंसर के नाम पर आप डराते हैं। थाना से और पदाधिकारी ड्रग्स इंस्पेक्टर से मिलकर ये जो प्राइवेट नर्सिंग होम है, ये जो प्राइवेट लोग हैं, कुछ लोग 10% प्राइवेट नर्सिंग होम को छोड़ दें जिसकी क्वालिटी क्वांटिटी होती है, 90% प्राइवेट नर्सिंग होम जो थानेदार को लाखों रुपया, जो ट्रस्ट को लाखों रुपया, जो कंप्लीट स्वास्थ्य विभाग को जो किलर विभाग है, और जल्लाद को अस्पतालों में जल्लाद को बैठा दिया गया है जी सर, प्राइवेट नर्सिंग होम में, और सरकारी अस्पताल को कोलैप्स कर दिया गया है। वहां पर
न आईसीयू है, न बेड है, न वेंटिलेटर है, कुछ भी व्यवस्था नहीं है। जहां आम लोग भागते हैं। अब रेलवे की बात की अभी, अब यहां पर रेलवे विभाग में हमने आपको दिखाया था कि ऑक्सीजन नहीं थी, कर्मचारी देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर सही जब नहीं होगा आप कुछ भी कर लीजिए। अब आर्मी की बात को देने की बात मैंने क्यों कही, आप आर्मी को जब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दीजिएगा, जी सर, जब पूंजी दवाई खरीदने का जब व्यवस्था, आज जब हम EMI से जब बीता गए सुबह में, तो वहां आप एक तरफ कहते हैं कि मैं इसीलिए कर्फ्यू लगाता हूं, लॉकडाउन लगाता हूं ताकि चैन को तोड़ा जा सके। अब वार्ड में मां बीमार है तो पिता और बेटा रो रहा है बैठे हुए उसके साथ, बेटा बीमार है तो मां और पत्नी और पिता बैठे हुए हैं, रो रहे हैं, वो सेवा कर रहे हैं। वो जब वहां से निकलेंगे, जब वो घर जाएगा, सब्जी मार्केट जाएगा, खाना लाने जाएगा, तो वो कोरोना लेके जाएगा। सोचिए क्या होगा जी। गंदगी किट का, सारे चीजों का, सुई कहीं नहीं है। 35,000 40,000 जो डिमेसिविर जिसकी जरूरत नहीं है, एम्स के डायरेक्टर ने कह दिया। अब नीतीश कुमार जी कहते हैं, जब वो सबने कह दिया नहीं चलाएंगे, नहीं लिखेंगे, तो 14,000 आप इतने मौत के बाद जब करोड़ों अरबों रुपया लोगों ने ब्लैक मार्केटिंग खरीद ली, ऑक्सीजन गायब हो गया, और फैक्ट्री मालिक किसको दे रहा है, तो फैक्ट्री मालिक दे रहा है उसको जो सप्लायर है। और सप्लायर ने क्या किया, सभी पटना में उस ऑक्सीजन के चीजों को गायब कर दिया, महंगे कर दिए। जो 280 रुपया, 200 250 रुपये में ऑक्सीजन भरते थे, जी सर, अब 6,000 8,000 सिलेंडर खरीदने जाए तो 25,000 30,000 9,000 8,000 का सिलेंडर, 19,000 20,000। अब सिलेंडर के ऊपर जो मुंह पर लगाने वाला मास्क है, जो 200 का 400 का था, वो चला गया 12,000 13,000। मतलब अभी मई जून जुलाई में आपको बहुत दवाई नहीं मिलेगा। पप्पू यादव को याद रख लेना और आज लिख लेना, मैं केबीसी पर कह रहा हूं जी सर, इस बात को, और लिखिएगा और याद कीजिएगा कि पप्पू यादव ने कहा था कि कौन कौन दवाई नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको आश्चर्य होगा कि 5-6 दिनों के अंदर भारत की कई सारी दवाइयां हैं जो मैं आपको अभी देने जा रहा हूं, जो इंडिया के बाजारों से एक ड्रग्स माफिया गायब कर देगा। उसमें डेक्सोना भी है, उसमें विटामिन सी भी है, ख्याल रखिएगा। पप्पू यादव बोल रहा है 4 और दवाई है कि विटामिन सी पारस में गायब हो गई कल से। आज एक भी विटामिन सी सुई नहीं मिला, विटामिन सी की दवाई नहीं मिली। तो आपको पता चलेगा कि जब कोई क्राइसिस होता है तो ये ड्रग्स माफिया किस तरीके से दवाई को 40 रुपया 20 रुपये की दवाई को बाहर कर देगा 80 रुपये की दवाई को। और फिर ये जो सप्लायर हैं, ये ड्रग्स इंस्पेक्टर हैं, ये जो प्राइवेट नर्सिंग होम है, ये जो डॉक्टर है, ये लोग उस दवाई को 2,000 4,000 10,000 12,000 में खरीदवाएंगे। हम डरते हैं, हमारी स्थिति अच्छी नहीं है। आज डॉक्टर छूने को तैयार नहीं है, डॉक्टर वार्ड में जाने को तैयार नहीं है, लैट्रिन पड़ा हुआ रहता है, कोई कोरोना मरीज को देखने वाला नहीं होता है। मैं हर बार जाकर के देखा, पूरी कोरोना से ज्यादा हैजा से लोग मर जाएंगे। सर बिहार हालात सरकार कहीं तो कह रहे हैं कि सर व्यवस्था ठीक की जा रही है, सारी व्यवस्थाएं कर ली गई है, कोई मरीज को तकलीफ नहीं होगी। पहले सुनिए, 2 बार NMCH के डायरेक्टर ने ऑक्सीजन और IGMS के डॉक्टर डायरेक्टर ने 600 सिलेंडर की बात कही, 150 भी नहीं है। 20 जीवन रक्षक जो वेंटिलेटर है वो PMCH के पास है, 30 IGMS के पास है, 20 NMCH के पास है। सीट बढ़ाने की बात आज मैंने आपको दिखाया कि 40 सीट EMI में नहीं है, भूत बंगला बना हुआ है, वहां कोई कर्मचारी नहीं है, वहां लगभग डॉक्टर कोई नहीं है, वहां पूरा का पूरा PMCS फंड से वो बना था, गृह मंत्री आए थे और आज कंगाल के रूप में वो ठेकेदारी हो गई। ठेकेदारी का आधा पैसा 5,800 करोड़ रुपया 700 करोड़ रुपया का ठेकेदारी होगा,
700 करोड़ नेताओं के घर में जाएंगे, 2000 करोड़ रुपया पदाधिकारी और ठेकेदार लूट लेंगे, जी सर। 1000 का अस्पताल बनेगा और अस्पताल में कोई अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई, आप डॉक्टर को बहाल नहीं करोगे, आप टेक्नीशियन को बहाल नहीं करोगे, आप नर्स को धमकाओगे, उसको तनख्वाह नहीं दोगे, उसके कागज नहीं बनाओगे। अब आप कहते हो कि मैं कुछ बहाली करूंगा और उसको परमानेंट करने की बात, नियोजित संविदा का भी कागज नहीं दोगे, तो कोई आदमी उसको कह रहे हो कि नहीं ज्वाइन करोगे तो तुमको ट्रेनिंग जो कर रहे हो उसका सर्टिफिकेट नहीं देंगे। सारे नर्सेस स्टाफ को धमकाया जा रहा है। क्यों धमकाओगे जनाब? आपके यहां पढ़ रहा है इसीलिए कि मैं आपको सर्टिफिकेट नहीं दूंगा, और सारी बहनें हमारी डरी हुई है। जी सर। तो जो परिस्थितियां हैं, सरकार जिस तरीके से अपना सारा पाप ये धोता है, कोई निकलने को तैयार नहीं है, ट्वीट ट्वीट का खेल खेलता है। एक बार 13 महीने में के अंदर और नई सरकार बनने के अंदर बिहार में सदन में स्वास्थ्य पर कभी चर्चा तक नहीं हुई। रारी खेती भतौर का चर्चा हुआ, हम एक दूसरे से लड़े, टिप्पणी किए, निजी हमले हुए, लत्तम जुत्तम चली, लोकतंत्र की हत्या हुई, विधायकों को थपड़ाया गया, चप्पल मारे गए, जो दुनिया में कभी नहीं हुई। सदन के नेता और विपक्ष के रहते हुए विधायकों, बिहार की लोकतंत्र और भारत की आत्मा पर हमला हो गया। कोई और होता तो आत्महत्या कर लेता, चुल्लू भर पानी में डूब के, दोनों को मर जाना चाहिए, लेकिन नहीं मरे। क्या बचा लोकतंत्र? कौन बचेगा? जब एमएलए एमपी को सदन में ढूंढ के सिपाही पीटेंगे तो कल तो गोली चलेगी। कानून आ जाता है लोकतंत्र को समाप्त करने वाला, सोशल मीडिया का कानून, कोई नहीं बोला। धरना दोगे तो नौकरी नहीं मिलेगा, कोई नहीं बोला। लॉकडाउन क्यों लाया जाता? फिर तीसरा कानून, लॉकडाउन लाया जाता है जनता के पैसे को डाइवर्ट करने के लिए, जनता की आवाज को दबाने के लिए। ये लोग कहते हैं कि चैन को तोड़ने के लिए। क्या चैन को तोड़ोगे? क्या हुआ अगली बार? और क्या होगा? 5 बजे आप सब्जी मार्केट बंद कर रहे हो, 10 बजे के बाद क्या ये बंबई, कलकत्ता, दिल्ली और बेंगलोर है क्या? कौन बेटी, कौन लड़का हमारा 7-8 बजे के बाद निकलता है? 10 से 5 सब सोता है, कर्फ्यू लगा दिया डराने के लिए। 5 बजे हम ऑफिस से भी नहीं निकलते हैं तो इतनी भीड़ होती है तो वैसे ही चैन नहीं होता है। आप तो भीड़ पहले से लगा दिए, बाप हम करने लगे कि 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे आराम से जाते थे, कुछ खरीदते थे। अब तो 5 बजे के अंदर हमको खरीद लेना है, तो हमारी माँ, हमारी बेटी, बहन, हमारे फादर या मेरे घर का काम करने वाला व्यक्ति साइकिल से, रिक्शा से, टमटम से, गाड़ी से जल्दीबाजी जाता है और बड़ा भीड़ लगा करके हम सामान खरीद के भागते हैं। अरे बाप कर्फ्यू हो गया, अरे बाप दुकान बंद हो जाएगा। ये सरकार जो पैनिक पैदा करती है। अब 27 लाख 24 लाख करोड़ रुपया डीजल पेट्रोल का टैक्स से ही आया जी। अब ये कोरोना में इन्होंने चुनाव में खर्च कर दिए, अन्य जगह पैसा चला गया, उसको कोरोना में डाइवर्ट करना है। क्वारंटाइन के नाम पर पैसे कमाने हैं नेताओं को, जो चुनाव में खर्चा हुआ, फिर पंचायती राज में मुखिया में खर्चा होगा। तो ये जो जनता की जो इकोनॉमी है, आप हमेशा जनता बाहर में जाए, स्कूल फीस मिडिल क्लास को देना पड़ जाए 4 महीने का, चाहे मैं मर के दूं, चाहे बच्चे को नहीं पढ़ाऊं या तो छोड़ दूं, बिजली बिल हम ही को लगेगा, ईएमआई हम ही को लगेगा, स्कूल वाले, कोचिंग वाले को सब यही करेंगे। इनकी रैली चलेगी, मास्क नहीं लगेगा, इनकी भीड़ें ठीक है, इनके सब कुछ मुख्य कानून है। आज पंचायती राज का चुनाव आ जाए, कोरोना यहां से भी भाग जाएगा। तो इन नेताओं पर जिस तरीके से आप ट्रस्ट करते आए हो, मुझको समझ में नहीं आता है कि किस कारण से आप इस सिस्टम पर, नेताओं पर, आप पब्लिक को एक बात बोलो ना, एक काम करो, जो बीजेपी के वोटर है उनको आप कमल साहब सुंघा दो, उनका बेटा, उनकी मां ठीक हो जाएगी। जो लालटेन का वोटर है उसको लालटेन सुंघा दो, और जो तीर का वोटर है उसको तीर सुंघा दो, जो झाड़ू छाप का वोटर है उसको झाड़ू छपा दो, ताकि जो डिस्मेसिविर जो दवाई है वो 25,000 में नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन मिलने लगेगा। अस्पताल की चर्चा कभी नहीं होगी, अस्पताल नहीं बनेंगे लेकिन मंदिर की चंदा पूरे आ जाएंगे, मस्जिद की चर्चा होगी, मस्जिद की चीजें आ जाएगी। तो जनता को और बिहारी को तो और भी मतलब नहीं है, जीना नहीं चाहते, चाहे वो
मौत पर मौत हो जाए, और जिस कंट्री में ऑक्सीजन और दवाई के लिए तरस जाए हमारे भारत की जनता, जी उस कंट्री के प्रधानमंत्री और उस कंट्री के मुख्यमंत्री को 1 मिनट भी सत्ता में रहने का कौन सा राइट है? आप जरा मुझको समझाओ। एक बड़ा से बड़ा जितनी गाड़ियां हैं, हमारा जो एम्बुलेंस है वो लूटते हैं, हमारे दवाई, हमारे बीमारियों का नाजायज फायदा उठाता है और सारी बीमारियों को डाइवर्ट कर दिया, 4 लेयर में बांध के देता है, डर से अब नहीं छूते हैं, कोरोना हो जाएगा। पप्पू यादव को क्यों नहीं कोरोना होता? पप्पू यादव कहां से अब सुई लाते हैं? पप्पू यादव कहां से ऑक्सीजन लाते हैं? पप्पू यादव को बेड कैसे मिल जाता है? पप्पू यादव को कैसे आईसीयू रूम मिल जाता है? हम कैसे वेंटिलेटर ला करके कमलेश तिवारी को रात के 2 बजे जिंदा करते हैं? कैसे हम लगभग लोगों तक जिंदगी बचाने का प्रयास करते हैं? इन नेताओं को कोरोना में ट्वीट करने का क्यों फितूर हो जाता है? कोई भाग जाता है, कोई फार्म हाउस में वहां से ट्वीट करते हैं। नीतीश बाबू 4 लेयर से बन जाते हैं। इनके जो नौरत्न लोग हैं 12-13 ठो, 71-72 साल हो गई, जो कहते हैं कल वो निकले, उन्होंने गणेश परिक्रमा की 15-20 दिनों के बाद, पता नहीं शमशान देखने गए कि क्या देखने गए, वो आईजीएमएस चले जाते, एनएमसीएच चले जाते, पीएमसीएच चले जाते। क्या सबसे ज्यादा कोरोना नेता का परिवार, बाल बच्चे हैं? भगवान न करे किसी के बच्चे, बेटा बेटी को कोरोना हो, मैं ऐसा बात नहीं करूंगा, लेकिन ये हर अवसर में, हर क्राइसिस में नेता लूटने की फितूर में क्यों रहा? हर चीजों में ये अपनी सेफ्टी क्यों देखता है? हर चीजों में पदाधिकारी अरबपति बनना क्यों चाहता है? ये डॉक्टर अरबपति बनना क्यों चाहते हैं? जी ये माफिया अरबपति बनना क्यों चाहते हैं? क्यों जनता को भगवान नहीं समझती है? पप्पू यादव यही बातें तो कह रहा है, और इसीलिए मैंने कहा जी आर्मी के हवाले करो, ताकि वहां पर यदि 40 बेड है तो 40 लोग जिंदा रह सके। मैं ये नहीं कहूंगा 1500 बेड बना दो, जब इसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जब इनके पास टेक्नीशियन लैब नहीं है, जब आरटीमिसिर का जो रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट 10 दिन 12 दिन को आता है, तब तक लोग मर जाते हैं। आप कोई जीवन रक्षक दवाई नहीं है, जी जी डॉक्टर को जिससे ज्यादा फायदा मिलेगा वो दवाई लिखेंगे। आउटकम मार्केटिंग क्यों खेलते हो? क्या कारण है? मैं तो कह रहा हूं, मैं दिखाऊं आपको कहां 6,000 5,000 दवाई को, कितना सिलेंडर तो इन्होंने ब्लैक करके रखा है। यदि आज सरकार छूट दे, जी पप्पू यादव को कहे, तो मैं वो लिखित दे पप्पू यादव को, मैं आपको वचन देता हूं जी 15 का 400 रुपये में एक लोगों को यदि डिस्मेसिविर दवाई चाहिए तो वो दवाई हम उपलब्ध कराएंगे। यदि ऑक्सीजन चाहिए तो वो ऑक्सीजन हम उपलब्ध कराएंगे। लेकिन जब सरकार मजे में हो, मस्त हो, सरकार को सिर्फ पैसे की दलालों से घिरे रहना है। सरकार का पूरा बड़ी बड़ी कंपनी, जितनी बड़ी कंपनी हिंदुस्तान में है, जी जी उस दवाई की कंपनी से उसको चंदा आना है, पहले ही उनके अकाउंट में करोड़ों अरबों रुपया आ जाना है, तो फिर उस चंदे के को कीमत तो चुकानी पड़ेगी जनता को। कवन छाप को, लालटेन छाप को, तीर छाप को, झाड़ू छाप को, बैमान छाप को, कौन देखता किसका कौन बड़ा? नेता का परिवार सुरक्षित हो, धन्य है भैया, वो आराम से किसी बड़े अस्पतालों में। पारस यहां कितना लूटता है, आप भाग रहे हो। कहीं भी किसी नर्सिंग होम में ऑक्सीजन नहीं मिलता है, रात में हमें निकाल दिए जाते हैं। कोई माँ बाप नहीं है जी, कि जी। मेरा बच्चा मरेगा, मेरी मां मरेगी। इस परिस्थितियों में कोरोना को जिस तरीके से किया, और मई में जितना खतरनाक वेव आ रहा है, और जिस तरीके से हम परिस्थितियों को कर रहे हैं, जी सरकार आज कह रही है कि हम पीएम केयर्स फंड से ऑक्सीजन लगाएंगे। जी अरे जनाब, ऑक्सीजन लगाने में तो आपको साल भर से ज्यादा लगेंगे। आपके पास 13 महीने थे, तो आपने उसको डबल क्यों नहीं? जबकि आपको ऑक्सीजन फैक्ट्री ने बिहार में कहा था, आप गुजरात और बॉम्बे में ऑक्सीजन फैक्ट्री आप क्यों नहीं, कर्नाटक में और छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं बढ़ाए? आपने कहा ऑक्सीजन देंगे, 100 भी नहीं दिया हमको। आप नीतीश कुमार जी, सुशील मोदी कहता है, सुशील मोदी के बारे में तो मैं कुछ कहूंगा नहीं,
अनुकंपा पर और लालू यादव के नाम के अलावा कोई मतलब नहीं है। वो कभी 24,000 40,000 10 दिनों से भगते रहते हैं, उनका कोई मतलब समाज शास्त्र से और इंसानियत से तो है नहीं। उनका जो राजनीतिक शास्त्र है वो है गुणवत्ता का। उनको तो नीतीश जी बताए कि सुशील मोदी ठीक किया, आप ठीक। नीतीश जी बताए कि एनएमसीएच का डायरेक्टर, एम्स का डायरेक्टर, पीएमसीएच का डायरेक्टर सुपरिटेंडेंट और आईजीएमएस का डायरेक्टर सही, जिसमें फ्री दवाई नहीं चलाने की बात कह दी है कि मैं किसी कीमत पर नहीं चलाऊंगा। तो नीतीश जी 14,000 आप किसके लिए ला रहे हो? प्राइवेट अस्पताल के लिए, बेचने के लिए, नेताओं के पैसे कमाने के लिए, बिचौलिया के लिए, किनके लिए हम पैसा ला रहे हैं? तो इनको समझिए, पैनिक मत बनाइए, घर में होम क्वारंटाइन रहिए। फीवर आए तो जो पहले फीवर आता था उसी तरह की दवाई, थोड़ा विटामिन को मुंह पे आप भाप लीजिए, गर्म पानी का सही इस्तेमाल करिए, समय पर दवाई लीजिए। आप जो हमारा माँ बाप हमको कराता था उसको करिए। थोड़ा सा नाक पर जो बातें आई है, क्योंकि नोट सेंसिटिव होता है और नाक के द्वारा ही बातें आती है, उस पर आप यदि रख सकते हो। अब मैं एंटीबॉडी हूं, 35 से ज्यादा पप्पू यादव की एंटीबॉडी है। अब लोग कहते हैं कि पप्पू यादव को क्या, क्यों पप्पू यादव पागल है? मैं फरिश्ता नहीं हूं, मैं भगवान हूं, लेकिन मैं बेटा तो हूं। मैं हर घर के दर्द को जानता हूं। यदि पप्पू यादव का बेटा सार्थक, या मेरी बेटी प्रकृति, या मेरी मां शांति देवी, या मेरा फादर, क्या आप में और मुझ में क्या अंतर है? क्या आप मेरे कोख से, मेरे बाप के कोख से नहीं हो? आप मेरा खून नहीं हो? क्या मेरा द्वार में जीऊंगा कैसे जब लोग रोएंगे, लोग परेशान होंगे? तो पप्पू यादव के जीने का क्या औचित्य है? मैं हमेशा इस बात को कहता हूं। देखिए, बाढ़ में हो चाहे सुखाड़ में, वो कोई मैटर नहीं रखता, लेकिन कभी ये सोचिए कि बाढ़, सुखाड़ या पैसा मैं कहीं जाता हूं तो बाढ़ दूं, वो कोई मैटर नहीं रखता। हो सकता कोई और भी कर ले, या करने की चाहत रखे तो बाढ़ में 2 वक्त की खाना बांट सकता हूं। लेकिन जब इस बात का डर हो कि उस वार्ड में कोरोना है, नहीं है, मौत है, कोई जाएगा तो मरना तय है, इंफेक्शन लंग्स में होगा, और वहां पप्पू यादव अपनी जिंदगी की परवाह नहीं करता है। ऐसा नहीं है। मैं पॉजिटिव आदमी जी, मैं ह्यूमन को जानता हूं, मैं जीना जानता हूं, और मुझे समझ है यदि एक बेटा अपने मां को साथ पकड़ के आता है, एक पत्नी पति को रो करके आता है, मर न जाए। एक पति पागल होता है, पत्नी को पकड़ के गोदी में कोई बचा लो, क्या वो मर गया? या मर भी गया तो क्या वो छोड़ देता है? तो क्या पप्पू यादव छोड़ दे? ये जो ट्वीट का खेल खेलते हैं, नवाब के एक बेटे हैं, नवाब के समय बड़ा बड़ा राजा के कोख से वाले जो लोग हैं जी, हमेशा संकट में भाग जाना, और विपक्ष यदि कमजोर नहीं हो तो आवारा हो जाती है। जब सड़कें सूनी होती है तो वही हालत सत्ता पक्ष की हुई। तो पप्पू यादव का दायित्व तो बनता है आज कि सुई और ऑक्सीजन के बगैर कोई लोग ना मरे, जितनी मेरी क्षमता है। अब मैं सब कुछ सबको तो नहीं कर सकता हूं। कटिहार के हालात के बारे में मैंने सुना, पूर्णिया के हालात के बारे में कई लोग डेथ कर गए। कितनी पीड़ाएं होती है कि हम ऑक्सीजन के बगैर, हम सड़क के माँ के सामने, बेटा के सामने, कोई बाप, कोई माँ के सामने कोई बेटा, कोई पति के सामने कोई पत्नी, किसी पत्नी के सामने कोई पति तरफ के मर जाता हो। सोचिएगा आप कभी आंख बंद करके, क्या बीतता होगा उस बच्चों पे, उस बहन पे, उस बेटी पर, वो पत्नी पे जी। क्या इस बांझ को दर्द नहीं होता? प्रसव जाने, क्या ये इन बेईमानों को हमाम में सब नंगे, ये 13 महीने से सोए हुए थे, इनको ये डर नहीं था कि सेकेंड लेयर, बड़ा फेवर लेयर आने वाला है, थर्ड लेयर आएगा, क्या मौत ही मौत होगी? क्या ये शमशान की तैयारी कर रहे थे? शमशान में सेब लगाने के लिए बात करते हैं, ये अस्पताल में सेब लगाने की बात नहीं करते हैं। ये एनएमसीएच के डॉक्टर लगभग कोई नहीं जाता, नर्स नहीं होती। हम ऐश्वर्या, हम बड़ा से बड़ा मिस वर्ल्ड बन के, विश्व सुंदरी बन करके हम आम आदमी की सेवा नहीं कर सकते। खरीदार ऐसो आराम और एसी में बैठकर और फार्म हाउस में बैठ करके हम कॉमन आदमी की बात नहीं कर सकते। तो इसीलिए कोरोना से डरिए नहीं, आप पॉजिटिव होइए और पेशेंस रखिए। तो आप उसका आपके माँ बाप करते थे, और जो आपको इजी गोइंग में दवाई मिल रहा है,
आप फीवर की दवाई, खांसी की दवाई, चीजों को खाइए। आप जरूरत हो तो पड़ोसी को भी आप सपोर्ट करिए, सपोर्ट करिए। जो लोग जहां पर है, हारिए नहीं। हम आपके साथ हैं बेटी की तरह, हम खड़े रहेंगे। इन नेताओं के पैनिक से बचिए। लॉकडाउन सिर्फ मनी की डाइवर्सिटी के लिए है, मनी लूटने के लिए है। ये कोई चैन की बात नहीं होती है। ये लॉकडाउन सिर्फ जनता को घर में घुसकर मौत के आंकड़े पर कोई बोले नहीं, कोई धरना नहीं। सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत से सवाल भी उठाए हैं सरकार पर, और आप इस वक्त हमारे साथ जाप सुप्रीमो पप्पू यादव जुड़े हुए थे, जो बता रहे थे कि सरकार की जो व्यवस्था है उस पर वो कई सवाल उठा रहे हैं, और वो ये भी कह रहे हैं कि पप्पू यादव उन तमाम लोगों के लिए खड़े उतरेंगे, उनके मुसीबतों में वो साथ देंगे। तो पप्पू यादव लगातार हमारे साथ जुड़े हुए थे, और आपको हम लिए चलेंगे बिहार के कटिहार में, जहां पर एक अच्छी खबर आई है। जो रेल प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जो लोगों के लिए कोविड कोच की व्यवस्था की है। वहाँ हमारे रिपोर्टर यशस्वी कुमार ने एक रिपोर्ट भेजी है, आपको वो रिपोर्ट दिखाते हैं। अगले बार भी चावल हमने तो बहुत अच्छे दे दिया था, 38 लाख लोग भी हम चले गए। अगले बार भी पप्पू यादव 14 करोड़ रुपया लोगों के अकाउंट और उनके हाथ में देने का काम किया, और हम बाढ़ में आए तो फिर ये लोग कहते हैं कि आपको चुनाव नहीं जीता है। अरे भैया, तो जनता तय करे क्या करेगी। जब मैं सीमांचल में जानता हूँ तो हिंदू मियाँ के अलावे कुछ देखता ही नहीं हूँ। जब मैं कोसी में जाता हूँ तो यादव राजपूत बैकवर्ड फॉरवर्ड के अलावे वहां कुछ होता ही नहीं है। यादव नॉन यादव के अलावे, यादव मुसलमान के अलावे, नॉन यादव के अलावे कुछ होता ही नहीं है। तो जब आप चुनाव के वक्त बट करके हिंदू मियाँ सवाल सर कई हैं, सवाल तो सर कई उठते हैं, सवाल सर सरकार पर कई उठते हैं, आपने भी उठाए हैं। जिताओगे, ऐसे लोगों की गणेश परिक्रमा करोगे तो फिर अपने बच्चों को कहां से बचाओ, कहां से नौकरी दे पाओ। हालात अच्छे नहीं है। हालात बिगाड़ने में इस व्यवस्था का दोष है, किसी भगवान का दोष नहीं है, जनता का दोष नहीं है। ये कहता है जनता नहीं समझती है, मैं कहता हूं नेता समझने नहीं देते हैं। नेताओं को लूटने की आदत हो गई है। ये किसी बड़ी बड़ी कंपनियां, किसी दवाई कंपनियों को बेनिफिट पहुंचाना चाहती है। सवाल तो कई हैं जो सरकार पर उठ रहे हैं। ली हुई है। ये हमेशा सिर्फ पैसे और दलाल माफियाओं की सरकार होती है। ये सिर्फ सत्ता में इस कमाए हुए पैसों का इस्तेमाल करती है। आप मरिए धरिए कोई मतलब नहीं है। बस इनकी राजनीति, इनकी सत्ता, इनकी दुकान चलती रहनी चाहिए। ये लोग राफेल और स्कॉर्पियो लेके घूमे, आप भाड़ में जाए। पप्पू यादव का जिम्मेदारी है एक परिवार के नाते कि मैं अधिक से अधिक आप तक पहुंचकर इस सत्ता और इस बेईमान लोगों को आवाज देते रहूं, तो अपनी बात इनको को जगाते पूरी रहूं, रखते हुए हमारे साथ कमजोर फिर ना होने थे दूं। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव, जो अपनी बात को पूरी कर रहे थे। उनसे संपर्क हमारा टूट गया था, फिर उन्होंने अपनी बात को पूरी रखी। सवाल सरकार से कई वो उठा रहे हैं, लेकिन जवाब भी आम जनता आने वाले वक्त में सरकार को देगी। जिस तरह बिहार के हालात हैं अभी, जिस तरह कोविड चल रहा है, इस कोविड काल में, कोरोना काल में जिस तरह मामले बढ़ रहे हैं, मरीजों की संख्या बढ़ रही हैं, उससे अब अंदाज़ा लगा लीजिए क्या स्थिति है पूरे देश की। इस वक्त की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बिहार कटिहार की, जो डीआरएम ऑफिस हम आपको दिखा रहे हैं। जो रेल प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, मरीजों के लिए कोविड कोच की व्यवस्था की है। जो मरीज कोविड होंगे, जो मरीज संक्रमित होंगे, उनके लिए कोविड व्यवस्था की है। हमारे संवाददाता यशस्वी कुमार ने एक रिपोर्ट भेजी है, वो आपको दिखाते हैं। नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज और एक प्राइवेट हॉस्पिटल जो पेज में नॉमिनेट किया हुआ था, रेलवे ने हायर किया हुआ था, वहाँ पर ट्रीटमेंट अभी किया जा रहा है। अभी जो
हॉस्पिटलाइज जो लोग हैं वो सिर्फ 7 हैं। टोटल केसेज अभी कटिहार मंडल में 301 हैं आज तक, उसमें से 23 रिकवर हो चुके हैं, 272 पॉजिटिव केसेज हैं, 7 एडमिटेड हैं। कितनी डेथ हुई है सर? 6 लोग के अभी तक जो है कोविड की वजह से डेथ हो चुकी है। बिल्कुल रेडी कंडीशन में है, कटिहार में 20 हैं और एमपी में 18 को बिल्कुल 11 अवस्था में है। ऑक्सीजन रेलवे में जितने सिलेंडर्स हैं, जैसे कि पंजाब में 90 सिलेंडर्स हैं और एनजेपी में 56 सिलेंडर हैं वो अवेलेबल हैं और उनको उनकी जो अवेलेबिलिटी आज के दिन पूरी चुनौती है, लेकिन ऐसा कोई ऐसा माहौल है नहीं। सभी लोग अपना काम जो है पूरा तत्परता से कर रहे हैं और उनको जो है सभी के साथ जितने कोविड पॉजिटिव लोग हैं उनके साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, जिसमें कि डॉक्टर्स हैं, हमारे ब्रांच ऑफिसर्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं एंड उनका जो है मॉनिटरिंग किया जा रहा है, कंडीशन रेगुलरली भी मॉनिटर एंड उनको सारी संभव सुविधाएं जो है वो दी जा रही है। सबसे बड़ी सावधानी है सोशल डिस्टेंसिंग, दूसरा है मास्क सभी के लिए अनिवार्य है, तीसरा है कि इससे जो बाहर के लोग हैं उनका आना जाने पर रोक लगा दी गई है, जो भी बाहर के लोग जो हैं ऑफिस में उनका बैन कर दिया गया है। प्लस जो उपस्थिति है उपस्थिति के लिए मिनिमम लोगों से काम किया जा रहा है, सभी राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि जो एसेंशियल स्टाफ है उसकी को बुलाया जाए, रोटेशन पर बुलाया सर ट्रेन में सैनिटाइजेशन ऑन ट्रेन सफाई भी चल रही है और कटिहार और एनजेपी में तो जो है टेम्परेचर भी मेजर किया जा रहा है उसी के हिसाब से। खाली जो जिन लोगों का टिकट है उन्हीं लोगों को जो प्लेटफॉर्म के अंदर एंटर करने के लिए आगे ये बात करेक्टिव बट ये है कि सभी को जो है RPF और जो टिकट स्टाफ है उनको लगातार जो हम लगा रहे हैं, अनाउंसमेंट किया जा रहा है, जो लोग मास्क के बिना पाए जा रहे हैं उनको करंट भी हो रहे हैं। सर हमारे चैनल के माध्यम से सर क्या संदेश देना चाहेंगे आप? ये संदेश देना चाहेंगे कि पहली बात है कि जो सरकार ने गाइडलाइन दी है कोरोना से बचने के लिए उनका पूरी तरह पालन करें, बिना वजह बाहर ना निकलें और मास्क हर समय लगा के रखें और अफवाहों पर ध्यान ना दें। सरकार जो है आपके साथ है और पूरी तत्परता से लगी हुई है, ऑक्सीजन की कोई ऐसी कमी है नहीं, क्योंकि जितने लोग हैं कोविड से इन्फेक्टेड उनमें से ऑक्सीजन की जो ज़रूरत है वो बहुत ही कम लोगों को है, तो इसलिए पैनिक ना करें। सभी दवाइयाँ जो हैं जो भी जरूरत की जो कोविड में यूज होने वाली मेडिसिन हैं वो सरकार अपनी पूरी कोशिश कर रही है उनका उपयोग कराने के लिए और इवन रेलवे जो है ऑक्सीजन की ट्रेनें चला रही है, तो सरकार को पूरा ध्यान रख रही है इसको कंट्रोल करने के लिए। एक अंतिम क्वेश्चन सर, जो है वैक्सीनेशन रह गया, वैक्सीनेशन भी जो है पूरी युद्ध स्तर पर किया जा रहा है पंजाब और एनजेपी दोनों जगह से, और वैक्सीनेशन में हमने हमारा जो है जो फ्रंट लाइन स्टाफ था 45 ईयर से ऊपर का स्टाफ था 6780 स्टाफ था, जिनमें की पहली डोज। कटिहार के कई प्रखंड आज कोरोना संक्रमण का बड़ा दंश झेल रहा है। बावजूद इसके न यहाँ के दुकानदार गंभीर नजर आ रहे हैं और न ही आम लोग। सेमापुर का हाल कोरोना से बेहाल है। बिल्कुल। एक अंतिम क्वेश्चन सर, अपने कटिहार रेल मंडल द्वारा कोई हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, अगर वो है तो बताएं सर। हाँ, कटिहार नंबर जारी किए गए हैं। पंजाब के लिए है 9473198036 और एनजेपी के लिए है 9434085304। कटिहार रेल मंडल अंतर्गत रेल कर्मियों के चिकित्सा को लेकर रेल प्रशासन काफ़ी सक्रिय भूमिका निभा रही है। इस संबंध में विशेष जानकारी देते हुए कटिहार रेल मंडल के DRM रविंद्र कुमार वर्मा ने बताया कि रेल कर्मियों के लिए रेलवे अस्पताल कटिहार एवं एनजेपी को कोविड अस्पताल के रूप में चिन्हित किया गया है, जिसके लिए वहां पर अतिरिक्त आइसोलेशन बेड की व्यवस्था की गई है। वहीं पिछले वर्ष तैयार आइसोलेशन कोच भी पूरी तरह बनकर तैयार है, जिसका समय आने पर उपयोग किया जाएगा। रेल प्रशासन द्वारा 24 घंटे उपलब्ध कोविड-19 हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। कटिहार के लिए हेल्पलाइन नंबर है 9473198026 एवं न्यू जलपाईगुड़ी के लिए 94340
858304। कोई भी व्यक्ति रेलकर्मी अपनी समस्या को हेल्पलाइन नंबर के जरिए दर्ज करा सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता यशस्वी कुमार, जो बता रहे थे कि किस तरह डीआरएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई जानकारियां दी। कोरोना की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।